हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस एमपी पटवारी के वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे कहते हैं। वो महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। तो इनका ये पहला वर्ण हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जो ये दूसरा और चौथा वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसी तरह से और भी वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें विसर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे हमने बोला खा, घा, इन सभी में हा का ध्वनि सुनाई दे रही है। लेकिन यदि हम बोले कि का, गा, इंगा, तो इसमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम खा और घा का उच्चारण करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब का, गा और इंगा का उच्चारण करते हैं तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ ऊष्म वर्ण भी महाप्राण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण में क्या क्या आ जाते हैं? सा, सा, हा, ये सभी क्या हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। सो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों की उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और री, ये सभी ह्रस्वर कहलाते हैं और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। जैसे हम बोलते हैं अतः, अतः, प्रातः, प्रायः, प्रायः, इन सभी में क्या होता है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हा के समान ध्वनि सुनाई देती है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? गंगा की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, देवनदी तो हो गया, देवनदी, सुरसरी, सुरसरी, अमरतरंगिनी,
अमर, और विष्णुपदी, नदीश्वरी, नदीश्वरी और त्रिपथगा, त्रिपथगा, ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा। गंगा का पर्यायवाची जानवी भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जानवी। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ग्रीवा का मतलब क्या होता है? गला या गर्दन। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए शब्द है सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? यदि धन अपि। यहां पर क्या हुआ है? ई, यहां पर ई और आ, यहाँ यदि है, यहाँ ई और आ मिलकर के क्या बना है? या। तो क्या होता है जहां पर ई या ई या ऊ या बड़ा ऊ या री हो, तो क्या हो जाता है? यदि ये सभी किसी दूसरे स्वर से मिल जाएं, यदि इनके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है? ई जो है वो क्या बन जाता है? या बन जाता है। ऊ वा बन जाता है। और जो री है वो क्या बन जाता है? रा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ई के बाद दूसरा स्वर आया है आ, तो ये क्या बना है? या बना है। तो यहाँ पर क्या है? यण संधि है। सो इसका राइट आंसर क्या है? यदि धन अपि। नेक्स्ट, विष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विष का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत, सुधा। अमृत को क्या बोलते हैं? सुधा, सोमरस। तो विष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शब्द अतिरिक्त है। यहाँ पर क्या है? रिक्त जो है वो क्या है? मुख्य शब्द है और इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? अतिरिक्त बन गया। और अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? अलावा। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनानुदिन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? दिन, अनुदिन। ये क्या है? ये अव्यय है। अनु का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और अनु क्या है? अव्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। और यहाँ पर क्या है? यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे दिनानुदिन का, तो क्या आएगा? दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका अर्थ होता है बहुत अलग रहना, या मतलब इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि किसी से बहुत नफरत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है बात ना सुनना, ध्यान ना देना,
या फिर चुप्पी साध कर बैठे रहना। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ध्यान ना देना। नेक्स्ट, भावर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? भंवर। भंवर क्या होता है? भंवर जब जल का बहाव होता है तो जल के बहाव में पानी की जो लहर होती है वो एक केंद्र पर चक्कर खाती हुई घूमती है, वही स्थान क्या कहलाता है? भंवर कहलाता है। भंवर का मतलब होता है लहरों का चक्कर, जलावर्त। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इन पंक्तियों में चावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आग्रह। आग्रह का मतलब होता है हट, हट या जिद या हठपूर्वक प्रार्थना करना, आग्रह का मतलब होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह। मतलब किसी गलत बात के लिए आग्रह करना, अनुचित जिद, अनुचित जिद कहेंगे। दुराग्रह का मतलब होगा क्या? अनुचित जिद। सो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी। वाक्य में प्रयुक्त सामासिक शब्द का निर्धारण करिए। निर्धारण कर के बताएं उसमें कौन सा समास है। तो इसमें सामासिक पद कौन सा है? सामासिक शब्द कौन सा है? घुड़दौड़। अब बताना है कि इसमें कौन सा समास है। घुड़दौड़ का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? घोड़ों की दौड़। और जिस समास में दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर क्या है? ये कारक चिन्ह है, इसका लोप हुआ है तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास है। और चूंकि यहाँ पर की आया है इसलिए यहाँ पर क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस जब किसी अपने व्यक्ति या मनचाही वस्तु के विनाश होने या किसी अपने से बिछुड़ने के कारण मन दुख से भर जाए तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण के लिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि उसका पूरा का पूरा जीवन दुखों से भरा रहा है। तो जिस पंक्ति में दुख बताया जाता है, शोक के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विभाव के भेद होते हैं। विभाव क्या होता है?
विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि विभाव के भेद होते हैं, तो विभाव के दो भेद होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यानंद में निम्न में से कौन सी संधि है? तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यदि हम इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या आ जाएगा, अति धन आनंद। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ई और आ ये मिलकर के क्या बना है, या। और अभी हमने पढ़ा था कि ये किसका गुण होता है, यण संधि का गुण होता है कि ई के बाद या ऊ के बाद या री के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाता है, यहाँ पर दूसरा स्वर आया है आ, तो वो क्या बन जाता है, या बन गया। ई या बन जाता है, ऊ वा बन जाता है और री रा बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यण संधि है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।